ध्यान रख लीजिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है पहले तो थोड़ा सा बहुत समझते हैं। अगर मुझे ये डंडा उठाना है तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे करके ऐसे उठा रहा हूँ, अपनी पूरी बॉडी से इसकी पूरी बॉडी को मैंने उठा दिया, इट मीन्स काम हो गया, मेरा काम हो गया। मैं इसको यहां से उठाऊं तो ये नहीं उठेगा, यहां से उठाऊंगा तो यहां से भी नहीं उठ रहा, क्या हो गया, इसको उठ क्यों नहीं रहा। अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से देखो, यहां से भी उठा रहा हूं तो भी नहीं उठ रहा है, यहां से भी नहीं उठ रहा, ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहां से उठा रहा हूं तो ही उठ रहा है। और अगर आप नाप के देखेंगे तो ये दोनों की लेंथ यहां तक, ये देखिए पूरा वहीं तक आ रहा है, दोनों की लेंथ भी बराबर है। यानी कि इस पूरे डंडे को, यानी कि इस पूरे मास को मैं एक छोटी सी जगह से उठा सकता हूं, है ना, यहां से। तो क्या मैंने इस पूरे डंडे का वेट बैलेंस करा है या सिर्फ आधे डंडे का ही बैलेंस हुआ है? पूरे डंडे का, यानी कि पूरे डंडे का मास ऐसा मान लूं कि यहां आ चुका है और मैंने इसको ऐसे करके ऐसे उठा दिया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सेंटर ऑफ मास बेसिकली एक ऐसी जगह होती है या एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आप उस पूरी बॉडी का मास सेंट्रलाइज्ड मान सकते हैं। रियल में थोड़ा ना होता है, रियल में तो इसका मास यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, बट इस पॉइंट पर अगर मैं इस पूरी बॉडी का मास मान लूं तो ये पूरी बॉडी ऐसे उठ भी रही है। तो जब इस चीज को सामने आया तो न्यूटन भाई हैं, और तो कौन नहीं करेगा ये सब काम, तो ये कॉन्सेप्ट आया सेंटर ऑफ मास। इस पूरे मास का भी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर इस पूरे सेंटर ऑफ मास इज नॉट द सेंटर ऑफ मास, नो, सेंटर ऑफ मास का मतलब यह नहीं कि मास का सेंटर है, नहीं, सेंटर ऑफ मास का मतलब यह है कि वो पॉइंट जहां पे पूरे मास को सेंट्रलाइज्ड माना जा सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज L/2। तो लिखिए इस बात को, देखिए, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट where total mass of the system is supposed to concentrated, is supposed to be concentrated. Change the paragraph. It represents entire body and moves in the same way, as a point having mass equal to that of the object when subjected to the external forces that act on the object पढ़ना। सेकंड पैराग्राफ क्या कह रहा है कि पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पे आप सेंट्रलाइज मानते हो उस पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास कहते हो। अब ये सेंटर ऑफ मास कैसे बिहेव करता है? ये उस पॉइंट की तरह बिहेव करता है जहां पर उस पूरी बॉडी का मास माना जाता है और एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर
ये कैसा जाएगा हमेशा, सेंटर ऑफ मास पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी कैसे जाएगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन, है ना। सेंटर ऑफ मास पे कभी भी फोर्स लगता है तो बॉडी का मोशन कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, ना बॉडी घूम सकती है ना कैसे जा सकती है। तो ये कह रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स एंटायर बॉडी, वो जो पॉइंट है वो पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है। एंड मूव्स इन द सेम वे, और कैसे जाएगा, एज अ पॉइंट, और ये उसी तरह से मूव करेगा जैसे किसी पॉइंट पर जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो और वो जाता है, तो किसी पॉइंट पर जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो कैसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। किसी भी छोटी सी बॉडी पे फोर्स लगाइए, ऐसे लगाओगे ऐसे जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा, कैसे भी जा सकता है। तो वो पॉइंट एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर कैसा जाता है, कि स्ट्रेट लाइन, कि ये कैसा जाएगा, सेंटर मास, ये भी स्ट्रेट लाइन जाएगा। अगर इधर फोर्स लगाओ इस पॉइंट पे तो वो इधर जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास पे इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये भी इधर जाएगा। मींस द सेंटर ऑफ मास बिहेव लाइक अ पॉइंट मास व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बार फिर से पढ़िए, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा टफ है समझने के लिए भी और समझाने के लिए भी, पर धीरे धीरे वो आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन वाले मतलब दिखवाते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन, हाँ मतलब ये मैं बोल दूंगा। अगर ये बॉडी है, अब तुम बताओ इस पॉइंट पर अगर मैं फोर्स लगाऊंगा, इधर फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी इधर ही तो जाएगी ना, स्ट्रेट लाइन मोशन। इधर फोर्स लगाऊंगा तो इस पे इधर जाएगी। तो वही कह रहा कि जिस तरह से ये पॉइंट बिहेव कर रहा है उसी तरह से सेंटर ऑफ मास भी बिहेव करेगा, एक्सटर्नल फोर्स। तो आप चाहे तो ये अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, whenever a force is applied on a center of mass, the body will move in a straight line always. When a force is applied on a center of mass, the body will move in a straight line. चलिए, चलो ये तो हो गया। अच्छा एक चीज और समझ लेना, ये जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास पर मास हो ही सही। जैसे कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां आ रहा है, यहां पर, जहां पे बॉडी है। ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो एक मैं रिंग लेता हूं, ये रिंग है, ये रिंग है, इसका सेंटर मास कहां होगा, यहां पे कोई मास है ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेंटर ऑफ मास, तो याद रखना सेंटर ऑफ मास पे मास हो ये कोई जरूरी नहीं है, और जरूरी नहीं हो बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब सेंटर ऑफ मास निकाला कैसे जाता है, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो लिखिए कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसमें दुनिया में अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम लेकर के सबका एक बार देखते हैं। तो पहला लिखिए फॉर डिस्क्रीट मास सिस्टम। अब डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब अलग अलग मास हो। सपोज करो आपने यहाँ एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, एक मास ये रहा, ऐसे करके बहुत सारे मास मान रखे हैं, और इसकी पोजीशन है R1, इसकी पोजीशन है R2, इसकी पोजीशन है R3 और इसकी पोजीशन है R4। अब आपसे बोले यार इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए, ठीक है, हाँ मतलब 1 2 3 4 है अभी, तो ये ऐसे करके बहुत सारे हो सकते हैं। अब मैं क्या मान रहा हूं कि इनका सेंटर ऑफ मास मैंने अपनी मर्जी से यहां मान लिया। जस्ट सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ मास, इस जगह पर है, और ये यहां से RCOM, इसका पोजीशन ये है, ठीक है। ये आपका स्टार्टिंग का फॉर्मूला है कि अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, सबका पोजीशन आपको पता है, तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे निकालोगे। सेंटर ऑफ मास का दिक्कत है, ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। हाँ ये रहा 1 2 3 4, इन चारों का सेंटर ऑफ मास मैंने यहां मान लिया। अब सीन ये कि ये है कहां पर। अब RCOM कैसे दिया जाता है, सिंपल सी बात है, R सेंटर ऑफ मास की पोजीशन विल बी गिवन एज M1 R1, M2 R2,
M3 R3 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे ये अपॉन टोटल मास। टोटल मास हमारे इस केस में M1 प्लस M2 प्लस एंड सो ऑन। दिस इज योर, आपने वो 4 लिखा है। हाँ जहां तक भी ये 4 है 5 है 6 सबके मास, ये मैंने 3 तक जोड़ा है, फिर ये MN आ रहे हैं 5 10 कितने भी हो, ये याद रखिएगा। देखिए फॉर्मूले से भी क्वेश्चन निकलेंगे बट फील हम लेंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। जरूरी एक ही पॉइंट से चार, क्या बेटा? जैसे एक ही पॉइंट से आपने निकाल रखे बेटा वो तो कोऑर्डिनेशन नहीं, ये हटा भी दे पर लोकेशन कुछ तो होगी ना, कोई तो रेफरेंस पॉइंट तो होगा जहां से आप डिस्टेंस, जैसे कि मैं बोलूं आप कितना दूर है तो मैं अपने आप से मान रहा हूं, आप यहां से मान लो, कोई भी लोकेशन हो मतलब अगर मैंने इसके रेफरेंस में इनको इतना माना है तो इसके रेफरेंस में निकाल दिया, कोई भी सेंटर मास अभी आ जाएगा समझ में लैपटॉप के ऊपर। अब देखिए स्टेपलर पता नहीं यार डार्लिंग कहाँ इधर उधर घूम गया अभी इसके काम, फ्रिज के ऊपर देख ले, मिल जाए तो ठीक है वरना ऐसे छोड़ दे। देखो दे, अब ये बताइए ये कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, इसके कोऑर्डिनेट देगा 2 3 1, फिर आप बोलोगे R1 = 2i कैप 3j कैप और k कैप, ऐसे बोलोगे ना, 3 कोऑर्डिनेट तो देगा आपके, 1 है ना ये गंजे, 0 होगा ना, 0 से क्या होगा 1। अरे 1 है वो ब्रैकेट नहीं है। हाँ ये ठीक है। अब इसका मतलब है आपको इसके x कोऑर्डिनेट देगा, y कोऑर्डिनेट देगा और z कोऑर्डिनेट देगा, इसके भी देगा, इसके भी देगा, सबके देगा। तो यहां पर यह बात याद रखनी है डार्लिंग कि R1 वेक्टर कैसे निकलेगा, इसका xi कैप yj कैप और k कैसा है z k कैप, ऐसे करके निकलेगा। ठीक है, अब जरा सोचो मैं सबके लिए ही एक बार निकालना शुरू कर दूं तो ये हो जाएगा M1 x1 i कैप y1 j कैप k1 k कैप, ये हो गया आपका R1 राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो M2 इसका x कोऑर्डिनेट i कैप ऐसे करके सबका करोगे और फिर आप m टोटल कर दोगे। अच्छा देखने वाली बात यह है कि अगर RCOM है तो RCOM के भी 3 कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ मैंने अभी क्वेश्चन तो दिया ही नहीं, पहले जब आप पढ़ते हो ना बेटा तो हर एक जगह समझनी पड़ती है, सारे रास्ते पता होने चाहिए, फिर आपको कहीं भी छोड़ देगा आप घर पहुंच जाओगे वाली। पहले समझो अगर RCOM में तो इसका भी कोई सेंटर ऑफ मास होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी y कोऑर्डिनेट होगा, इसका भी z कोऑर्डिनेट होगा। तो ये अगर सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का z कोऑर्डिनेट है, तो क्या मैं अगर सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, यानी कि सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट निकालना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ इतना कर दूं M1 x1 M2 एंड सो ऑन M टोटल। अगर मैं y कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो सिंपली M1 y1 M2 M टोटल और Z के लगा लेना है ना बेटा, M टोटल। और जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो RCOM भी आ सकता है, यस और नो। सिर्फ एक्सियम निकालना हो तो ऐसा निकलेगा, सिर्फ ये y कोऑर्डिनेट निकालना है तो ये निकलेगा, सिर्फ ये निकालना है। लेकिन अगर आपको पूरा एक साथ ही निकालना है तो ऐसा भी चल सकते हो, फिर R1 R2 R3 की वैल्यू आप रखते जाइए, बहुत सारे तरीके। अब क्वेश्चन कैसे आता है, हो सकता है उस क्वेश्चन में आपको x कोऑर्डिनेट ही निकालना पड़ जाए, y z की जरूरत ही ना पड़े,
वो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। कल लिखिए सबको। रख लो, छोड़, मैं देख लूंगा। हाँ, अब देखिए, हटाओ ये सब। अच्छा, बच्चों को डराने के लिए एक काम और करते हैं यहाँ पे, हालांकि वो मतलब नहीं उसका, बट बच्चे डर जाते हैं। जैसे कि ये है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? समीशन ऑफ MI RI n की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, एंड समीशन ऑफ MI। तू ही कह रहा था, अब लिख दे, मैं तेरे भरोसे चलो, तेरे में मैं ये है RCOM, यस और नो? यार समझ, लिमिट तो आपने n की दे रखी, वहां आई कहां से? यही बात सही कह रहा तू यार, इंटेलिजेंट तो है तू यार। अब मेरे को इतनी आती है। हाँ, अब ठीक है, ऐसा समझ रहे तुम्हारे। मैं बायो किसके पास है? सिर्फ बायो, मैथ्स नहीं है। किस में है? प्लस 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 को हम बोलते हैं समेशन, सिग्मा बोलते हैं इसको। चलो वो दोनों बोलते हैं, भाड़ में जाओ। तो अब ये कहां तक प्लस करना है? अरे ये 1 से लेकर के i की वैल्यू n तक जा सकती है। मतलब इस पूरी टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, i की वैल्यू रखो 1, फिर प्लस लगाओ, i की वैल्यू 2 रखो, फिर प्लस लगाओ, 3 रखो, ऐसे क्या करते जाओ। तो इसको ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे में XUM लिखना चाहूं तो MI XI, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, समीशन ऑफ m, i की वैल्यू 1 से लेकर के n तक, और साथ में लगा दो i कैप, खत्म हो गया। सिमिलरली YCM भी लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूले भी लिख लो, कहीं देखने को मिल जाए तो देख लेना, बट मैं इसका यूज नहीं करूंगा। आप बट दूसरी बुक पढ़ोगे तो समझ में आना चाहिए। ये सारी थ्योरी पार्ट है, बट ये क्लियर तब होगा जब आप न्यूमेरिकल करने बैठेंगे, तब मजा आएगा इसका। चलिए जो भी है, आइए। अब पोजीशन तो आपने निकाल ली, फॉर्मूले आपने देख लिए, बट कभी कभी आपको बोल सकता है कि अब सोचो ये जो सिस्टम बनाया था, इसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड इधर जा रहा है, उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड उधर जा रहा है। इन सबकी स्पीड दे देता और आपसे बोल देता कि अगर M1 V1 स्पीड से जा रहा है, M2 V2 स्पीड से जा रहा है, M3 V3 स्पीड से जा रहा है, तो बताओ सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? VCM कैसे निकालोगे? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, ये पोजीशन है, पोजीशन का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो सिंपली आप समझ सकते हैं DRCOM अपॉन dt विल बी M1 dr1 by dt, M2 dr2 by dt, M टोटल। अब ये क्या है? dr1 by dt, इसकी स्पीड, तो M1 V1, इसकी स्पीड M2 V2, सबका करते रहो, M टोटल। यही आ जाएगा आपके पास VCOM। सिंपली आपसे एक्सेलरेशन पूछ ले कि इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, तो अगेन dv by dt करूंगा तो फाइनली तो मेरे पास यही आने वाला है ना। ऐसे करते जाओ। तो पोजीशन पूछे, कुछ भी पूछे, हम आपका हो सकता है। लिखिए इसको। अब इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा आपको। अब इसमें भी कई बार देख सकते हो कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सेम वही, तो वो M1 V1 का एक्स कोऑर्डिनेट, V2 का एक्स कोऑर्डिनेट, सबको वही कर सकते हो आप। हाँ आ जाएगा। अगर मैं क्या करूंगा, DVCOM dv by dt, तो इसको A1 A2 A3 कर दूंगा। ये चीजें याद मत करना, तरीका देखिए हो क्या रहा है, बस बेसिकली फॉर्मूला देख लीजिए,
पहले मैं क्वेश्चन दे देता हूं ताकि आप इसको यूज कर पाए, फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें बढ़ाऊंगा। निकालिए इसका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या होगी। ये सिस्टम है आपका 3 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। अब देखिए आरसीएम वेक्टर निकालना है, इसका मतलब यह है कि आपको ये पता करना है कि आई कैप में क्या आएगा, जे कैप में क्या आएगा। फिर बता दो। हाँ बोल दो, तुम भी बोल दो। 7 आई कैप, 13 के और 1 जे कैप और डिवाइडेड बाय 6। ओके देखिए 7 I cap plus J cap plus 16 K cap upon 6. ओके, तो कई तरीके से वो करने गए। अगर मैं सिंपल हिसाब करूं तो या तो मैं यही रख दूं, या तो सिंपली पहले सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकाल दूं। कई तरीके हो सकते हैं। तो इसको देखो, ध्यान से देखना। 3 × 2 आई कैप, बोलो, प्लस आई कैप भी हटाओ, प्लस 2 × 0 प्लस 1 × 1 डिवाइडेड बाई 3 तो 5 और 6, और ये हो गया आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट। खत्म। इसको जोड़ते हैं, XCOM 7/6 आई कैप, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, माइनस तू बोल रहे ना, हाँ अब तो बोलेगा। 2 × 1 और 1 × 2, 2 × 1 1 × 2, 1 × 2 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ रख कर दूंगा जी हाँ, जे कैप। ये हो गया आपके पास में 2 और 2 4, 4 में से ये चला गया 1/6 जे कैप। सिमिलरली में 3 to 3, 7 3 × 3 plus 2 × 2 plus 1 × 2, 16 by 6. आप अब आरसीएम कैसे लिखा जाता है। आरसीएम बेसिकली एक्सयूएम प्लस वाईसीएम प्लस जेडसीएम। इसमें वैल्यू लेना पड़ जाएगा। एक्सयूएम हो गया 7/6 आई कैप, ये हो गया आपके पास 1/6 जे कैप प्लस 8/3 के कैप, एंड दिस इज योर आंसर। इसमें क्यों कोमल लूं, क्या क्या जरूरत होगी इसमें। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, किसका मैग्नीट्यूड कितना है, तब आपको 7/6 का स्क्वायर, 1/6 का स्क्वायर, 8/3 का स्क्वायर का रूट करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड पूछा है तो लिख लीजिए इसको 114/6। नहीं मैंने अब आ गया तो मैंने बता दिया, बाकी इतना में काम चल जाएगा आरसीएम। आगे बढ़िए। तो जो पढ़ाया उसको कैसे यूज करेंगे वो आगे समझ में। अब देखिए मुद्दे वाली बात, दिमाग लगेगा यहां पे, ठीक है। अगर मैं कहता हूं RCOM MR1 MR2 और M टोटल है, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने तब निकाला था जबकि हमारा मास यहाँ है, ये है और ये सेंटर ऑफ मास यहां से RCOM है, ठीक है। जरा सोचो
ये ओरिजिन मैं यहां ना मान करके यहीं मान लूं तो, और कह दूं यहां से डिस्टेंस इसकी r1, इसकी r2, इसकी r3 है, ये रहा इन तीनों का सेंटर ऑफ मास। तब क्या करोगे? तब RCM कितना आएगा? 0। यानी कि अगर आप का रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ मास आ गया, यानी कि आपका जो ओरिजिन है, ओरिजिन कहां शिफ्ट कर दिया आपने? सेंटर ऑफ मास पर, तो RCM हो जाएगा 0। ये हो जाएगा। इस M1 R1 को एक नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ मास। M इंटू R को आप बोलते हो मोमेंट ऑफ मास। तो मैं ये कह दूं कि मोमेंट ऑफ मास का वेक्टर एडिशन 0 आ रहा है ना? वेक्टर एडिशन of sum of moment of mass कब 0 आता है? जब आपने ओरिजिन सेंटर ऑफ मास पे मान लिया है, अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0। ये कब लगेगा? जब आप, मैं बता दूंगा, एक्सपर्ट एडवाइस ये है, जब डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ मास से नापी जाएं। अब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कब नापोगे? जब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन मानोगे तभी तो नापोगे। अभी तक सेंटर ऑफ मास मेरा यहां था, यहां से डिस्टेंस R1, R2, R3 ये सब मान रहा हूं, लेकिन अगर सोचो और कोऑर्डिनेशन मेरा यहीं से शुरू हो रहा है, तो ये डिस्टेंस यहीं से नापूंगा R1, R2, R3, R4। तो जब सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस नापी जाएंगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ मासेस अबाउट द सेंटर ऑफ मासेस 0। और इसका यूज बहुत खतरनाक तरीके से होता है, मैं करना सिखाऊंगा आपको। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के वाला क्या पूछना चाह रहा है आपसे। अब जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको सबके कोऑर्डिनेट दे रखे थे, तो कोऑर्डिनेट कहां से दिए होंगे? ओरिजिन से दिए होंगे, तो ओरिजिन से ही आपने RCM की वैल्यू निकाल करके बता दी। अब अगर डिस्टेंसेस आपको ओरिजिन से नहीं देता है, सेंटर ऑफ मास कहता है कि ये मास है, ये सेंटर ऑफ मास से इतना है, ये है, ये है, तब की पोजीशन बताइए। बात करूंगा मैं, क्वेश्चन आएंगे तब, सबका क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है? तो जस्ट एक रियलिटी ये है, बट आप इस तरह से इसको पहचान सकते हैं कि डिस्टेंसेस सेंटर ऑफ मास से अगर निकालनी है, आपने मान लिया कि सेंटर मास यहाँ से ये है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसको आगे कैसे गेम खेलना है, इसको वो हम सिखाएंगे आप, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।